आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? राजस्थान है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, पंजाब है। बताएं सभी। तो क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं होती वर्षा। अब आप लोग देख लो, अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह होता है। बताएं क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून। बताएं सभी, इसका सही विकल्प कौन सा होगा? तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह होता है। बताएं क्या होता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून होता है। कौन सा होता है? उत्तर पूर्वी मानसून। अब आप लोग देख लो, अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा और केरल। बताएं सभी स्टूडेंट, ये दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गोवा में और केरल में। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? केरल में करता है प्रवेश सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम मानसून। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से होती है वर्षा? मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और उड़ीसा। तो देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? कौन सा? मध्य प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में और उड़ीसा में। तो पंजाब है। क्या है? पंजाब। अब आप लोग देख लो, अगला क्वेश्चन, कि असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? नॉर्वेस्टर्स, नॉर ईस्टर्स, ईस्ट वेस्टर्स, साउथ ईस्टर्स। बताएं सभी। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? तो नार्वेस्टर के नाम से जानी जाती हैं। किस नाम से जानी जाती हैं? नार्वेस्टर के नाम से जानी जाती हैं। अब आप लोग देख लो, अगला क्वेश्चन, कि भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, मार्च मई में, अक्टूबर नवंबर में। बताएं सभी स्टूडेंट कि भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। बताएं सभी। तो अक्टूबर नवंबर में वर्षा होती है। कोरोमंडल तट से सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर नवंबर में होती है। अब आप लोग देख लो, अगला क्वेश्चन, कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण बता दें। स्थानीय झंझावात, लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी विक्षोभ। बताएं सभी स्टूडेंट कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ है। क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ। अब देख लो, अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, मध्य प्रदेश तथा बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। तो आप लोग बता दो कि भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब आप लोग देख लो, अगला क्वेश्चन, कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? बीकानेर, चेरापूंजी, मावसिनराम और शिमला। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सभी स्टूडेंट बता दें फटाफट, इसका सही विकल्प कौन सा होगा?
तो इसका सही आंसर है मावसिन राम। कौन सा है? मावसिन राम, बिल्कुल। मौसम राजपूत जी आपका भी सही है। प्रमोद राजकुमार, अनुराग ठाकुर, पायल, निधि, आप सभी लोगों के आंसर सही हैं। बनवारी लाल आपका भी सही है। नीलेश मोना शाख के, प्रमोद, शिवम कुशवाजी, श्याम अटेला, सीमा पलटे आपका भी सही है। अब देख लो अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम कौन सा है? केरल तथा मध्य प्रदेश है, मेघालय तथा राजस्थान है, असम तथा राजस्थान है, केरल तथा राजस्थान है। तो बताएं कौन से 2 राज्य हैं? तो मेघालय तथा राजस्थान में क्या है? सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा है। तो सबसे अधिक है मेघालय में और सबसे कम है राजस्थान में। तो ये दोनों राज्य हो चुके हैं। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन। मावसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ दाब निम्न दाब रहता है, यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती हैं, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की होती हैं। तो आप लोग बता दो कि मावसिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? तो यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं। काय की हैं? यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन कि दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण अल्प वर्षा है, कर्क रेखा से निकटता है, मरुस्थल से निकटता है, समुद्र से अधिक दूरी है। तो दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण बता दें सभी स्टूडेंट, इसका क्या कारण है? समुद्र से अधिक दूरी दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है। काय से दूरी है? समुद्र से अधिक दूरी है। अब देख लो अगला क्वेश्चन, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्वी तटीय प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, अंडमान द्वीपों में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो आप लोग बता दो कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है सर्वाधिक दैनिक तापांतर, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? लौटता मानसून है, पश्चिमी विक्षोभ है, स्थानीय पवन है, शीतकालीन मानसून है। तो जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो बेल्लारी में, जैसलमेर में, जोधपुर में और लेह में। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो लेह में होती है सबसे कम वर्षा। कहाँ पे होती है? लेह में। अब देख लो अगला क्वेश्चन, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती है तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? अधिक ताप एवं कम वर्षा, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, कम ताप एवं कम वर्षा, कम ताप एवं अधिक वर्षा। बताएं आप सभी, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती है तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। क्या है? अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन कि मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। मौसमी वर्षा, अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, वर्षा का असमान वितरण, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। अब आप लोग बता दें अगला क्वेश्चन क्या है? मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है। बताएं कौन सी नहीं है? तो वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता मानसून वर्षा की क्या नहीं है? विशेषता नहीं है। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। इसका कारण बता दें सभी। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। भारत के निवासी उष्णकटिबंध से आए हैं। जनसंख्या का अधिक घनीकरण उष्णकटिबंधीय भाग में है। देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है।
तो इसका क्या है कारण पूछा है आप लोगों से। देश की जलवायु की निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होती है। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन कि पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, इसका क्या कारण है। पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, इसके निकट घने वन नहीं है, यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है, यह वृष्ट छाया में पड़ता है। यह कहाँ पे पड़ता है, यह वृष्ट छाया में पड़ता है, तो इसका क्या कारण है। तो यह वृष्ट छाया में पड़ता है, काय में पड़ता है, यह वृष्ट छाया में पड़ता है। सभी लोग हमारी क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, सभी लोग लाइक कर दो, हमारी क्लास को लाइक और शेयर करें। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन, भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध से स्थित है तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, इसका कारण भारत मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है। भारत के उत्तरी भाग की स्थिति महाद्वीपीय है, उसके बाद में देश के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है और ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। तो ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं ना, उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं। अब आप लोग देख लो भारत में वर्षा का औसत कितना है। भारत में वर्षा का औसत 98 सेंटीमीटर है, 118 सेंटीमीटर है और 128 सेंटीमीटर, 138 सेंटीमीटर। तो भारत में वर्षा का औसत क्या है। तो 118 सेंटीमीटर हम लोगों के भारत देश में वर्षा का औसत है 118 सेंटीमीटर। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा, मूसलाधार एवं चक्रवाती वर्षा, मूसलाधार एवं संवहनिक वर्षा, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो बताएं सभी। तो वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन मानसूनी जलवायु की क्या है, प्रमुख विशेषता है, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है झंझावातों से लौटते मानसून से, पश्चिमी विक्षोभों से, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से। तो आप लोग बता दो कि इसका सही आंसर कौन सा होगा, सही विकल्प। तो पश्चिमी विक्षोभों से होती है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से, अरब सागर की मानसूनी शाखा से, लौटते मानसून से। आप लोग बता दें कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, इसका कारण क्या है। तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और लगभग हर एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है। आप सभी लोग हमारी क्लास को लाइक और शेयर कर दो, क्या कर दें, लाइक और शेयर कर दें सभी स्टूडेंट हमारी क्लास को। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, मणिपुर और त्रिपुरा। तो आप लोग बता दें कि भारत में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे होती है, जम्मू कश्मीर में। अब देखें आप अगला क्वेश्चन, आम्र वर्षा मैंगो शोअर है, आमों की बौछार, आम का टपकना बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा और आम की फसल। तो आप लोग बता दें कि आम्र वर्षा है, क्या है आम्र वर्षा, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा होती है आम्र वर्षा। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है। वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना और वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, इनमें से सभी। तो आप लोग बता दो इसका सही विकल्प कौन सा होगा।
भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? तो ये सभी हैं। क्या है? ये सभी वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। अब देख लो अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, पंजाब से दिल्ली तक, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, उड़ीसा का बालागीर क्षेत्र है। तो भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक यह सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। क्या है? सबसे कम वर्षा का क्षेत्र। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, हार्वेस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है झारखंड में वर्षा। कौन से मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन कि ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। तो काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है तूफानों को। तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा मावसिनराम में होने का कारण बता दें। पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना, वहाँ सदा निम्न दाब बना रहना, वहाँ सदा उच्च दाब बना रहना, वहाँ काफ़ी सघन वनस्पति पाया जाना। तो आप लोग बता दें सर्वाधिक वर्षा मावसिनराम में होने का कारण क्या है? तो पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। क्या है? पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? लगभग 40%, लगभग 75%, लगभग 90%, लगभग 100%। तो यहाँ पे क्या पूछा है? दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने परसेंट वर्षा मिलती है? तो लगभग 75% दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में लगभग 75% वर्षा मिलती है। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, स्थलीय व सामुद्रिक हवाओं से, इनमें से कोई नहीं। तो चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, बताएं इसका कारण? उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। काय से? उत्तर पूर्वी मानसून से। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं? क्योंकि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर है। चेन्नई के आसपास रेत ही रेत है। चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। चेन्नई अधिक ठंडी हवाओं के मार्ग में नहीं पड़ता जबकि कोलकाता पड़ता है। तो आप लोग बता दो कि चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं? तो चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। क्या कारण है? जो चेन्नई है ना वह विषुवत रेखा के है समीप, नियरेस्ट। सभी लोग हमारी क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें और हम लोगों का तेज एग्जाम ऐप कर लें आप सभी लोग डाउनलोड। यहाँ पे आप लोगों के लिए फ्री में क्या है, टेस्ट सीरीज है और फ्री में आप लोगों को क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और उसके बाद में कोलकाता। तो मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, बताएं आप सभी? तो चेन्नई में मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा चेन्नई में होती है। कहाँ पे? चेन्नई।
अब देख लो अगला क्वेश्चन कि भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? उष्णकटिबंधीय अवस्थिति, समुद्र के निकट होना, पश्चिमी घाट और हिमालय। बताएं सभी। तो भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो उष्णकटिबंधीय अवस्थित। क्या है? उष्णकटिबंधीय अवस्थित। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन, अक्टूबर नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार है, पूर्वी पहाड़ियाँ हैं और कोरोमंडल तट है। तो बताएं कहाँ होती है सबसे अधिक वर्षा अक्टूबर और नवंबर के महीनों में? तो कोरोमंडल तट पर होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? कोरोमंडल तट पर। अब देख लो अगला क्वेश्चन, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की अति एक समानता। इनमें से कोई नहीं। बताएं आप सभी कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? तो स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन है। क्या है? स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। अब आप लोग देख लो कि भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में। तो भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? इसका कारण क्या है? बताओ सभी स्टूडेंट। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में होती है वर्षा? इसका कारण क्या है? तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु। जाड़े के मौसम में वर्षा होती है तो वह राज्य है तमिलनाडु। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? बताएं सभी। उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। यह क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अब देख लें अगला क्वेश्चन के बाद, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पंजाब। तो तमिलनाडु है। भारत में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तमिलनाडु में। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन है कि मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है कहाँ पे हुई है? अरबी भाषा से, स्पेनिश से, हिंदी से, आंग्ल भाषा से। तो अरबी भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है? अरबी भाषा से हुई है। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में सीधे पूछा जा चुका है। उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, संवाहनिक वर्षा से। तो भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। बताएं सभी। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। काय से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? असम है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है और उड़ीसा है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु राज्य। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह और बेंगलुरु। तो लेह है। कौन सा है सबसे सूखा स्थान? है लेह। यह इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण है आवश्यक? 23% है, 25% है, 33% है और 40% है। बताएं सभी। तो 33% है। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई है?
1970 में, 1981 में, 1988 में, 1991 में। तो बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई है? 1988 में की गई है। कब की गई है? 1988 में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, देहरादून में, नागपुर में और भोपाल में। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। सभी लोग हमारी क्लास को लाइक और शेयर करते रहें, सभी लोग लाइक करें। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून और लखनऊ में। तो देहरादून में भारत में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पे? देहरादून में। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? भोपाल, नागपुर, देहरादून और जोधपुर। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नागपुर में। बिल्कुल। मनीष टेकम जी आपका सही है, बहुत बढ़िया। प्रिया मिश्रा जी आपका भी सही है। आशुतोष लक्ष्मी जी आपका भी सही है, बहुत बढ़िया। रोहित चौहान जी आपका भी सही है। अब आप लोग देख लो, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, उसके जन्मदाता कौन थे? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, KM मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। बताएं सभी स्टूडेंट। तो KM मुंशी थे। कौन थे? KM मुंशी। अब देख लो, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर। तो आप लोग बता दो कि भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है देहरादून। यह क्या करता है? भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के बारे में रिपोर्ट करता है जारी। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो 2 वर्ष के बाद में जारी की जाती है। वन रोपण प्रक्रिया है वन साफ करने की और पेड़ लगाने की, पेड़ काटने की, वन संसाधनों को एकत्रित करने की। तो वन रोपण प्रक्रिया है। बता दें काहे की प्रक्रिया है? और पेड़ लगाने की वन रोपण प्रक्रिया है। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन कि भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है 6,75,538 वर्ग किलोमीटर, 6,78,333 वर्ग किलोमीटर, 7,89,164 वर्ग किलोमीटर, 7,93,668 वर्ग किलोमीटर। तो 7,89,164 वर्ग किलोमीटर। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। जो नई रिपोर्ट आती है ना, उसके अनुसार यह वैल्यू चेंज होती रहती है, ध्यान रखें। 2019 में आई थी, इससे पहले रिपोर्ट। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन से हैं? वन है, धात्विक खनिज हैं, कार्बनिक खनिज हैं, आणविक खनिज हैं। तो वन है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन से हैं? वन है। कौन से हैं? वन। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। तो आप लोग बता दें कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? बताएं सभी। तो मध्य प्रदेश में है देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र। हम लोगों का जो प्यारा मध्य प्रदेश है ना, वहाँ पे है। अब देख लो अगला क्वेश्चन है कि कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश।
तो कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। अब देख लो अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो बता दें आप सभी, तो देखो अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में उड़ीसा, फिर है आंध्र प्रदेश। तो यही है इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? गुजरात में, उसके बाद में है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। आप लोग बता दो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो पंजाब है। क्या है? पंजाब। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। बता दें सभी लोग। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। संपूर्ण भूमिका 25%, संपूर्ण भूमिका 50%, संपूर्ण भूमिका 40%, संपूर्ण भूमिका 33%। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। बताएं कितना है? तो संपूर्ण भूमिका 33% है। कितना है? संपूर्ण भूमिका 33%। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? बताएं सभी कितना है? तो मिजोरम राज्य है। देखो भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है, जहाँ पे वन है अधिक प्रतिशत के हिसाब से? तो मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम। अब देख लो अगला क्वेश्चन, शिक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई है? 1950 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1981 ईस्वी। तो 1952 ईस्वी में की गई है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? बताएं सभी। 1981 में, 1983 में। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1981 में की गई थी। कब की गई थी? 1981 में। अब देख लो अगला क्वेश्चन कि वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन में, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी तट में, पूर्वी तट में। बताएं सभी। तो पूर्वी डेक्कन में है। कहाँ पे है? पूर्वी डेक्कन में। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन कि भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? निगमित निकाय, गैर सरकारी व्यक्ति, जनजातियां और राज्य। तो राज्य हैं। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक हैं राज्य। तो नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है साल, चीड़, यूकेलिप्टस और सागौन। बताएं सभी आप। तो
तो सागौन है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति सागौन है। कौन सी है? सागौन। बिल्कुल सही है सभी लोगों का। अब आप लोग देख लो कि भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह कौन सा राज्य है? बताएं सभी। अरुणाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और उड़ीसा है। तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सभी लोग हमारी क्लास को लाइक और शेयर करते रहें। जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दो सभी स्टूडेंट। अब देख लो अगला क्वेश्चन। किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? उड़ीसा में नंदनकानन, असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। तो आप लोग बता दो इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। निम्न में से किसी वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को विश्व वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। अब देख लो अगला क्वेश्चन कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक। तो मध्य प्रदेश है। कौन सा है? सागौन का वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है मालाबार तट में, सुंदरबन में, कच्छ के रण में और दंडकारण्य में। बताएं सभी। तो सुंदरबन में पाई जाती है भारत में मैंग्रोव वनस्पति। कहाँ पे? सुंदरबन में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लो सभी स्टूडेंट कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्वतीय वन है, उष्ण सदाबहार वन है, उष्णार्द्र आर्द्र मानसूनी वन है और पतझड़ वन है। बताएं सभी कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। अब देख लो अगला क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उष्णार्द्र सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, पतझड़ वन, मरुस्थलीय वन। बताएं सभी। तो उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। अब देख लो अगला क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णार्द्र मानसूनी वन, उष्णार्द्र पतझड़ वन, आर्द्र मानसूनी वन, मरुस्थलीय वन। तो आप लोग बता दें सभी। मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। कौन से वन? मरुस्थलीय वन। अब देख लो अगला क्वेश्चन कि दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन, शोला वन, मानसूनी वन और पतझड़ वन। तो मैंग्रोव वन को दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। सभी लोग लाइक और शेयर कर दें हमारी क्लास को। जल्दी जल्दी लाइक और शेयर करें, फटाफट लाइक और शेयर कर दो। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में। तो भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। आप सभी लोग इस पर कई सारे स्टार लगा लें, कई सारे स्टार लगा लें। रोहित चौहान जी, प्रिया तोमर आपका सही है, राहुल गुप्ता जी आपका भी सही है,
तो साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण बता दें। साइलेंट वैली जनसंख्या विस्फोट, परमाणु केंद्र की स्थापना और उसके बाद में है अधिक जल संचयन, जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। तो साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण साइलेंट वैली के चर्चित होने का है कारण। फूलों की घाटी स्थित है केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। आप लोग बता दो कि फूलों की घाटी स्थित है कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में, केरल में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन कि शांत घाटी स्थित है केरल में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में। बताएं सभी स्टूडेंट। तो केरल में शांत घाटी स्थित है। कहाँ पे है? केरल में। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, अरावली पहाड़ियाँ हैं, राजमहल पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। बताएं कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब देख लो अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? उड़ीसा है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है और जम्मू कश्मीर है। तो आप सभी लोग बता दें कौन सा राज्य शहतूत रेशम करता है उत्पादित। सभी लोग लाइक और शेयर कर दें। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी लोग हमारी क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो शहतूत रेशम उत्पादित करता है कौन सा राज्य? तो कर्नाटक राज्य। कौन सा है? कर्नाटक। अब देख लो अगला क्वेश्चन, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? चंदन, शीशम, सुंदरी, इनमें से सभी। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदरवन। बिल्कुल सही है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? असम है, केरल है, कर्नाटक है और पश्चिम बंगाल है। बताएं सभी। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कई बार कई सारे एग्जाम में सीधे पूछा जा चुका है कि चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य? कर्नाटक। बिल्कुल। तेजराम हनुमान जी, प्रमोद, लक्ष्मी, माही, मनीष, सीमा पार्टे, प्रियंका, राजकुमार, वंदना, संगीता, बनवारी लाल, आशुतोष, पायल, रोहित चौहान, लक्ष्मी प्रिया, बुंदेला जी। बिल्कुल सही है आप लोगों के। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन कि भारत के किसी भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश है और तटीय मैदान है। तो आप लोग बता दें कि भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश। सभी लोग लाइक और शेयर करते रहें हमारी क्लास को, हमारी वीडियो को सभी लोग लाइक ठोक दें पहले और उसके बाद में शेयर जरूर कर दें। तो भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है, बताएं कौन सा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, कोणधारी वन। बताएं कौन से वन है? तो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है भारत में सर्वाधिक। अब आप लोग देख लो भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन का योगदान क्रमशः कितना है? 90%, 10%, 93%, 7%, 95%, 5%, 97% और 3%।
तो 93% व 7% है। कितना है? 93% व 7%। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन है, वर्षा वन है, कांटेदार झाड़ियां हैं और सवाना है। तो भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो पतझड़ वन है। भारत में प्रमुख वनस्पति है पतझड़ वन। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश है तेंदु। अब आप लोग देख लो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? जूनिपर है, महोगनी है, सिल्वर फर है और स्प्रूस है। बताएं सभी। तो महोगनी है। कौन सी है? महोगनी। महोगनी है, ध्यान रखें। अब आप लोग देख लो भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरबन, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और शांत घाटी। तो भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से हैं? पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट हैं। कौन से हैं? पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। तो आज की क्लास के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। आप सभी लोग हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सभी लोग शेयर ज़रूर कर दें। सभी लोग लाइक कर दें, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी लोग लाइक करके जाएं। आज क्या है, गर्मी लग रही है, लाइट जा चुकी है, इसीलिए अब हम लोग आप लोगों से सुबह करेंगे क्लास को कंटिन्यू मॉर्निंग में। सभी लोग हमारी क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, फटाफट लाइक और शेयर करें। और मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ, आप लोग कुछ बताना चाहें तो बता सकती हैं हमें कि क्या सुधार करना चाहिए इस क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। सभी लोग हमारी क्लास को लाइक और शेयर कर दें।